हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है कुमार गौरव प्रेम और मैं हूं आपका सोशल गुरु। आई वेलकम यू ऑल टू योर वेरी ओन एजुकेशन प्लेटफॉर्म विच इज योर वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर सोशल साइंस। आई एम बैक विद ब्रांड न्यू वीडियो जिसका इंतजार तुम सब बहुत बेसब्री से कर रहे थे, बट आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से वीडियोस ऑन टाइम नहीं आ पा रही थी। बट नाउ आई मेक श्योर कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सारी वीडियोस ऑन टाइम आए और आपको कोई दिक्कत ना हो। So बिना देरी किए let's move on to our new video. So grab your pen and paper, be ready and enjoy the chapter. Welcome to your social guru. तो ये वीडियो डेडिकेटेड है क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि इंडिया की साइज और लोकेशन क्या है और इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया को और बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज को कैसे अफेक्ट करती है। इस बड़े ह्यूज से कंसेप्ट को कॉम्पैक्ट वे में समझने के लिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की, विच सेज कि इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड and in the last 5 decades it has made remarkable growth and multifaceted growth in the social and economic progress। इसका मतलब है कि जब हमारे वर्ल्ड में सिविलाइजेशंस की शुरुआत हुई थी, जिसका मतलब है कि इंसान ने ढंग से जीना सीखा था, सलीके से जीना सीखा था, तो ये सारी जिन जिन कंट्रीज में स्टार्ट हुआ था उन सारी कंट्रीज में से इंडिया भी एक था। और अगर पिछले 50 सालों की बात करें तो इंडिया डेवलप होता आ रहा है, लेकिन इसने बहुत ही रिमार्केबल यानी कि बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखा है, सोशल टर्म में भी और इकोनॉमिकल टर्म में भी। Next, it says कि India is a vast country and it is diverse in its physical features, climate and culture। जिसका मतलब है कि इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, घनी आबादी वाली कंट्री है और यहाँ पे बहुत डाइवर्स फॉर्म देखने को मिल सकते हैं इसके फिजिकल फीचर्स में भी, यानी कि हमें बहुत सारी जगह पे नॉर्दर्न प्लेन्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स और प्लेट्यूज देखने को मिलेंगी। अगर हम बात कर ले तो ये अपने कल्चर में भी और अपने क्लाइमेट के फॉर्म में भी बहुत ज्यादा डिफर करता है, यानी अलग अलग तरह की क्लाइमेट भी देखने को मिलती है और अलग अलग तरह की कल्चर भी देखने को मिलती है। इंडिया के लोकेशन को अब अच्छे तरीके से समझने के लिए उससे पहले हम कुछ 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है लैटिट्यूड और दूसरा है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड को तुम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि हमारे अर्थ के ऊपर से कुछ इमेजिनरी लाइंस पास करती हैं। इमेजिनरी का मतलब होता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये इमेजिनरी लाइंस हमारे अर्थ के ऊपर से पास करती है और किसी भी लोकेशन को एग्जैक्टली बता पाने में हेल्प करती है। तो लैटिट्यूड वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो तुम स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं। इस तरीके से हमारे पास 111 लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ से पास करती हैं और ये हमारे अर्थ के ऊपर दिन और रात को अफेक्ट करती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा लॉन्गिट्यूड, जो कि ये वर्टिकल लाइंस है। तुम स्क्रीन पर देख रहे होगे कि ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। कुल हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड्स हमारे अर्थ से होकर के पास करती हैं और ये हमारे अर्थ के ऊपर टाइम को अफेक्ट करती हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के हेमिस्फेरिकल लोकेशंस की। यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स कि मैंने अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमारा अपर वन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और लोअर वन है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। और तुम सब ये देख रहे हो कि मैंने इंडिया के मैप को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है और वो हमें पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिखाई पड़ रहा है। Now we will talk about India's latitudinal and longitudinal extent। अगर हम इसके latitudinal extent की बात करें, जो कि हमारी horizontal lines है, तो हमारा इंडिया स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में। और अगर हम इसके longitudinal extent की बात करें, जो कि हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो ये स्टार्ट होता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में। इतना ही नहीं,
वन ऑफ दोज लैटिट्यूड जो हमारे इंडिया से पास करती है, उसमें से एक लैटिट्यूड जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से होकर के गुजरती है और हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमारे इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है। तुम सभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इंडिया का जो मैप है, यानी कि जो मेनलैंड है, उसके अलावा भी हमारे पास 2 आइलैंड्स है। टू द साउथ ईस्ट ऑफ आवर इंडिया वी हैव बे ऑफ बंगाल, जिसके अंदर आता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड टू द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया हमारा है अरेबियन सी, और उसके अंदर आता है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। अब मैं बात करने वाला हूं उस फैक्ट की जो हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है। क्या तुम्हें पता है कि हमारे इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? एक्चुअली क्या है नहीं, क्या था। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम था पिगमेलियन पॉइंट, या फिर हम उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते थे। बट 2004 में आई एक सुनामी की वजह से वो पॉइंट अब जो है समुद्र के नीचे डूब गया है, यानी कि सबमर्ज हो गया है। तुम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने अपने रेड डॉट से इसको हाईलाइट कर दिया है कि वो पिगमेलियन पॉइंट हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सबसे साउथ में है। इंडिया की पार्टी के हिसाब से हमने उसके लोकेशन को तो एनालाइज कर लिया है, लेकिन गेस्ट साइज के हिसाब से हमारे इंडिया की साइज क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं इंडिया के साइज और बाउंड्री की। तो अगर हम इंडिया के साइज के बारे में बात करें तो इसका जो मेन लैंड है अलोंग विद बोथ द आइलैंड्स, ये बन जाता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। और अगर हम इसके वर्ल्ड शेयर की बात कर ले तो ये पूरे वर्ल्ड में 2.4% का ज्योग्राफिकल एरिया एक्वायर करता है। और इसी वजह से हमारा इंडिया बन जाता है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय टर्म्स ऑफ एरिया। याद रखना है कि ये बाय टर्म्स ऑफ एरिया है एंड नॉट बाय पॉपुलेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो हमारे इंडिया से बाय टर्म्स ऑफ एरिया में ऊपर आती हैं। तो वो कंट्रीज हैं रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियाज बाउंड्री। अगर इंडिया के बाउंड्री को हमें समझना है तो फर्स्ट हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला है हमारा लैंड बाउंड्री जो कि है 15,200 किलोमीटर का, और दूसरा है हमारा कोस्टल बाउंड्री जिसमें हमारे दोनों आइलैंड शामिल है, और ये है हमारा 7,516.6 किलोमीटर का। तो यहां तक पढ़ के हमने समझा है कि इंडिया का साइज और लोकेशन क्या है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है। अगर हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अब बात करेंगे इसके डायमेंशन की और इसके टाइम की। तो अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के डायमेंशन की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, और हम देखेंगे इसके नॉर्थ साउथ एक्सटेंट को। नॉर्थ में ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला है और इसका डिस्टेंस है 3,214 किलोमीटर। दूसरा है इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक फैला हुआ है और इसका डिस्टेंस है 2,933 किलोमीटर। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें लगेगा कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ज्यादा लंबा है, लेकिन अगर हम इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये लगभग एक समान है, जो कि है हमारा 30 डिग्री। तो आई होप अपने स्क्रीन पे देख के तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट क्या है, जिसमें नॉर्थ साउथ एक्सटेंट तुम्हें लंबी जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला कि इसका एवरेज 30 डिग्री का ही है। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टाइम लैग की, which says there is a time lag of 2 hours between Gujarat and Arunachal Pradesh due to the vast longitudinal extent। जिसका मतलब है कि हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के बीच में 2 घंटे का अंतराल है। आखिर ये कैसे होता है तो मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच का टाइम कितना है। तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच का टाइम जो है वो 4 मिनट का है। और पिछले टॉपिक में ही मैंने तुम्हें समझाया कि अरुणाचल से गुजरात के बीच में 30 लॉन्गिट्यूड्स आते हैं। तो अगर हम 30 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 120 मिनट्स में निकल के आता है, जो कि 2 घंटे के बराबर है। तो हुआ ना अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतराल। लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहेगा तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी और पूरे इंडिया का सिस्टम जो है गड़बड़ हो जाएगा।
तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो और हम इसे अवॉइड कर सके, तो हमने डिसाइड किया कि हम पूरे इंडिया में मेंटेन करेंगे एक यूनिफॉर्म टाइम, यानी कि एक जैसा टाइम, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और जब भी हम एक जैसे टाइम को मेंटेन करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो उसी स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग हमने इंडिया में भी एक ऐसे लॉन्गिट्यूड को चुना जहां से पूरे इंडिया का टाइम जोन एक जैसा डिसाइड हो सकता था। और वो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि पास करता है उत्तर प्रदेश स्टेट के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से। तो इस स्लाइड में तुम देख सकते हो कि वो जो रेड डॉट है, उसी जगह को हम मिर्जापुर के नाम से जानते हैं और ये उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर आता है। इसी पॉइंट को हमने इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन पॉइंट चुना है, जो जिसका कोऑर्डिनेट है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो यहां तक हमने बात की है इंडिया के साइज, लोकेशन, डायमेंशन और टाइम के बारे में। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और उसके साथ जुड़े वर्ल्ड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की, कि कैसे हमारा इंडिया एक सेंट्रल पोजीशन एक्वायर करता है और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारा इंडिया जो है एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल पोजीशन एक्वायर करता है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, और ये खुद हमारे एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है, जिसका मतलब है ये एशिया के पूरे साउथ में जाकर के बसा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्टिनेंट के नीचे बसे हमारे इंडियन ओशन की, जो कि एक ट्रांस ओशन रूट की तरह काम करता है वेस्ट में यूरोप के साथ और ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, जिसका मतलब है कि बहुत सारे ट्रेड जो है टाइम टू टाइम इस इंडियन ओशन में होते रहती हैं, जो बाकी वर्ल्ड के साथ इंडिया जैसी कंट्री को भी ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो इस पिक्चर में तुम देख पा रहे हो कि इंडिया कैसे अपने अगल बगल के पड़ोसी कंट्रीज और दूर तक की कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। इंडिया साउथ एशिया में आता है और ये वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ने में मदद करता है। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के डेक्कन पेनिनसुलर रीजन की, इंडिया का वही हिस्सा जो आइसक्रीम की कोन की तरह दिखलाई पड़ता है। ये इंडियन ओशन में काफी दूर तक गया हुआ है और ये हेल्प करता है इंडिया को स्टैब्लिश करने में एक कनेक्शन यूरोपियन कंट्रीज के साथ, वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से, और ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से। अब हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडियन ओशन का नाम इंडिया के ऊपर रखा गया है। इसका रीजन है कि दूसरे किसी भी कंट्री का जो कॉस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन में उतना ज्यादा अकेले फैला हुआ नहीं है जितना कि इंडिया का फैला हुआ है। तो अगर हम इस ओशन का नाम इंडिया के ऊपर रख देते हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इंडिया हमेशा से अपने रिलेशंस को दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत बेहतर रखते हुए आया है। इसीलिए अगले टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की और उसके हिस्टोरिकल कनेक्शंस की वर्ल्ड के साथ, जो कि उसने टाइम टू टाइम डेवलप करी है। इस स्लाइड में वी विल सी कि इंडिया अपने कॉन्टेक्ट को लैंड रूट्स के थ्रू कनेक्टेड रखता है, जो कि बहुत ज्यादा पुरानी है उसके मैरीटाइम कॉन्टेक्ट से। मैरीटाइम कॉन्टेक्ट का मतलब होता है समुद्र के रास्ते से, यानी इंडिया का लैंड रूट उसके ओशन रूट से ज्यादा पुराना है। Various passes across the mountains in the north have provided passes to ancient travelers, जो कि इस बात का सबूत है कि हमारे ऊपर नॉर्थ में जो पहाड़ हैं वहां से बहुत सारे पासेस देखने को मिलती हैं, जो कि एंशियंट टाइम पीरियड में बहुत सारे ट्रैवलर्स को आने जाने में मदद करती थी। These routes have contributed to the exchange of ideas and commodities since ancient times. यानी कि इन रूट्स ने बहुत ज्यादा ही योगदान दिया है आइडियाज के एक्सचेंज होने में और कमोडिटीज यानी कि सामान के एक्सचेंज होने, जैसे कि इंडिया का उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, यहाँ तक कि इंडियन न्यूमरल्स जैसे कि जीरो और डेसिमल सिस्टम, ये सब कुछ, ये सारे आइडियाज इसी रूट्स के थ्रू वर्ल्ड में ट्रांसफर किए गए हैं। बात करते हैं कमोडिटीज की, तो स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वेयर आल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया थ्रू दीज रूट्स, यानी कि इंडिया के मसाले, यहाँ का टेक्सटाइल इतना ज्यादा फेमस था
कि पुराने टाइम पीरियड में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी और इंडिया के लैंड रूट्स के थ्रू ये पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुके हैं। Sea routes came much later and facilitated trade and cultural exchange with other parts of the world। यानी कि लैंड रूट तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता ही था, लेकिन बहुत बाद में सी रूट्स आए और उसके वजह से भी जो है इंडिया का ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ा, कल्चर एक्सचेंज हुए और पूरे वर्ल्ड में फैल गए। तो जिस तरह हमारे घर के लोकेशन के आसपास हमारे नेबर्स होते हैं, उसी तरीके से इंडिया के भी कुछ नेबर्स हैं जिनसे टाइम टू टाइम हम थोड़ी नोकझोंक भी करते हैं और थोड़ी बहुत मदद भी लेते हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इंडिया और उसके नेबर्स की। तो सबसे पहले तो हम इंडिया के अंदर ही बात करेंगे कि हमारे इंडिया में कुल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जो हमारे इंडिया के इंटीग्रल पार्ट है और उसके वेल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम नेबर कंट्रीज की बात करें तो आइए उसे हम एक एक करके समझते हैं। अगर हम अपने नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो हमारा नेबर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर हम अपने नॉर्थ की बात करते हैं तो हमारा नेबर है चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान। अगर हम अपने ईस्ट की बात करते हैं तो हमारा नेबर है म्यांमार और बांग्लादेश। और अगर हम अपने साउथ की बात करते हैं तो हमारे पास दो आइलैंड नेबर्स है, एक है मालदीव जो कि लक्षद्वीप आइलैंड के पास है और एक है श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो बहुत ही नैरो चैनल से हमारे कंट्री से जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो ये नैरो चैनल को ही आज राम सेतु के तौर पे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं। ये जो नैरो चैनल है ये बना है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से। तो ये था हमारा इंडिया का एनालिसिस उसके साइज और लोकेशन के बारे में। मैंने तुम्हें पढ़ाया कि इंडिया कितनी घनी कंट्री है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से गुजरात तक फैली हुई है। इसके साथ ही ये बहुत सारे नेबर से भी घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एक्वायर करता है। तो आई होप तुम्हें ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे और अगर ये वीडियोस पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट के लिए तो मैं हमेशा ही धमकी दे करके जाता हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ो, समझो और स्मार्ट बनो।